गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सर्दी काफ़ी हो रही है, अपना ध्यान रखिएगा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नए चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का सिद्धांत। ये बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और बड़ा इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है। तो इसको हम आज प्रारंभ करते हैं। लगान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट का विशेष तौर से हम इसमें अध्ययन करेंगे। वैसे हम देखें तो लगान शब्द से तात्पर्य उस राशि से होता है जो भौतिक वस्तुओं जैसे मकान है, खेत है, खान है आदि के उपयोग के फलस्वरूप जो वस्तुओं के मालिक को दी जाती है। जिनकी ये मकान है, खेत है, खान है, उनके मालिक को जो राशि दी जाती है उसे लगान हम वास्तव में वैसे कह देते हैं साधारण दैनिक जीवन में। परंतु अर्थशास्त्र में लगान का अर्थ उत्पादन के आधिक्य, प्रोडक्शन सरप्लस से है। कृषि से प्राप्त कुल आय में से उत्पादन लागत घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे आर्थिक लगान कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन थी, लेकिन ये भी डेफिनेशन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। यदि हम बात करें कुछ परिभाषाओं की, तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषा दी है और इसको हम दो प्रकार से या दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्लासिकल डेफिनेशन, प्रतिष्ठित या पुराने अर्थशास्त्रियों द्वारा की परिभाषा, और दूसरी आधुनिक अर्थशास्त्रियों की परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशंस। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें, कार्वर ने बोला है रेंट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, अर्थात भूमि के उपयोग के बदले में जो पैसा या जो राशि पेड की जाती है, जो राशि अदा की जाती है, उसे हम लगान कहते हैं। इसी प्रकार से डेविड रिकार्डो ने लगान को परिभाषित किया है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। इस डेफिनेशन में जो विशेष जोर दिया गया है वो है भूमि की कुछ मौलिक और अविनाशी शक्ति होती हैं, अर्थात फर्टिलिटी होती है, जिसके कारण फसलें उगाई जाती हैं। एक बीज से 1000 बीज हो जाते हैं। तो लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। ये आपका डेविड रिकार्डो ने लगान को परिभाषित किया। इसी प्रकार एक अर्थशास्त्री हुए हैं टॉमस। लगान भूमि तथा अन्य प्रकृति प्रदत्त निश्चित उपहारों के स्वामित्व से प्राप्त होने वाली आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो प्रकृति प्रदत्त उपहार हैं, जैसे अभी हमने जैसे जिनकी बात की थी कि मकान है, खेत है, जमीन है, खान है, वन है, बाग हैं, इनके स्वामित्व से जो प्राप्त आय होती है उसको हम लगान बोलते हैं। इसी प्रकार एक अर्थशास्त्री जैसे कि एंटोन मोरान ने भी इसको डिफाइन किया है। रेंट इज द पोर्शन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इनकम विच इज एट्रीब्यूट्स टू हिज ओनरशिप ऑफ लैंड। अभी जो भूमि की स्वामित्व से प्राप्त होता है उसको लगान कहते हैं। यदि हम मार्शल की डेफिनेशन की बात करें तो मार्शल ने कहा कि भूमि तथा अन्य निःशुल्क प्रकृति प्रदत्त उपहारों के स्वामित्व से होने वाली आय, क्या हुआ, जो भूमि है या अन्य प्रकृति प्रदत्त उपहार हैं उनके स्वामित्व से जो आय प्राप्त होती है उसको हम लगान कहते हैं। जो थॉमस ने और मार्शल की डेफिनेशन लगभग एक ही है, और इन सब परिभाषाओं से ऐसा महसूस होता है, ऐसा मालूम होता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने लगान शब्द को कुछ संकुचित अर्थ में स्वीकार किया है, क्योंकि उनके अनुसार लगान केवल जो प्रकृति प्रदत्त है या भूमि है उन्हीं पर लागू होता है। आधुनिक परिभाषाओं में हम देखेंगे कि उसमें उन्होंने लगान सभी जो
फैक्टर होते हैं उनको लगान प्राप्त हो सकता है। भूमि की ही ये विशेषता नहीं है। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन में हम टोटल रिटर्न, फैक्टर प्रोडक्शन की और उसकी सप्लाई प्राइस दोनों के अंतर को हम लगान कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे जब वो निकलेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मतलब केवल भूमि के संदर्भ में नहीं बल्कि उत्पत्ति के सभी साधनों पर यह माना है कि लगान प्राप्त हो सकता है। आधुनिक विचारधारा में आर्थिक लगान किसी भी उत्पादन के साधनों को दिए गए उस अतिरिक्त भुगतान को कहते हैं जो उन साधनों को उद्योग में बनाए रखने के लिए या उनमें लगाए रखने के लिए न्यूनतम राशि के अतिरिक्त प्राप्त होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि ये कह सकते हैं कि किसी उत्पत्ति के साधन को जो अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता है, जो उसको उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उससे अतिरिक्त जो प्राप्त होता है उसको हम लगान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी श्रमिक को या किसी कारखाने में उसकी सेवाओं के बदले में 150 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, और यह भी मान लीजिए कि इसी काम के लिए उसे किसी अन्य कारखाने में 100 रुपये प्रति माह मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 100 रुपये जो प्रति मास है इस श्रमिक का न्यूनतम वेतन हुआ, अर्थात 100 रुपये तो उसको जरूर मिलने चाहिए, नहीं तो यहाँ काम नहीं करेगा। तो उसे अपने वर्तमान कार्य से प्रति मास 50 रुपये का लगान प्राप्त होता है। यह 50 रुपये अतिरिक्त भुगतान है जो श्रमिक को आवश्यक न्यूनतम राशि से अधिक प्राप्त होता है। हाँ, बोल्डिंग के शब्दों में यदि हम इसको डिफाइन करें तो बोल्डिंग ने बताया कि आर्थिक लगान वह भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है, और यह उस न्यूनतम रकम या न्यूनतम राशि से अधिक होता है जो किसी साधन विशेष को इसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। सीधी बात है, जो अभी हमने जैसे एग्जाम्पल लिया था कि 150 रुपये का यदि उसको अन्य कारखाने में सेम कार्य के लिए या किसी अन्य काम के लिए 100 रुपये मिलते हैं, तो 100 रुपये उसकी न्यूनतम आय होगी और उसके अतिरिक्त जो राशि उसको मिल रही है वो 50 रुपये प्रति माह लगान के रूप में होगा। तो एक बार फिर बोल्डिंग की डेफिनेशन को देखते हैं। उन्होंने बताया है कि आर्थिक लगान वह भुगतान है जो किसी संतुलन की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है, और यह उस न्यूनतम रकम से अधिक होता है जो किसी साधन विशेष को उसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार जॉन रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दी है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। उन्होंने बताया है कि किसी साधन का लगान उस साधन में उस बचत को कहते हैं जो उसे न्यूनतम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होता है, जिसके कारण यह साधन उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। मतलब क्या है, जॉन रॉबिन्सन ने बताया है कि लगान उस बचत को कहते हैं जो न्यूनतम राशि के अतिरिक्त दिया जाता है, जिसके कारण यह उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था अभी कि एक श्रमिक 150 रुपये अपनी सेवाओं के बदले में प्रति माह प्राप्त कर रहा है और किसी अन्य उद्योग में या किसी अन्य कार्य में उसे 100 रुपये प्रति माह मिलते हैं, तो क्या हुआ, जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जिसके कारण वो इस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकर्षित हुआ है, वही आर्थिक लगान है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं उसमें लगान एक सामान्य पुरस्कार है जो किसी भी उत्पादन के साधन को प्राप्त हो सकता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हुई आपकी क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल जो प्रतिष्ठित परिभाषाएं हैं और आधुनिक परिभाषाएं हैं। केवल अंतर इतना है कि जो क्लासिकल थे वो प्रकृति, पदार्थ, उपहार, भूमि, वन, खान, इनमें लगान उत्पन्न होने के लिए बताते थे, जबकि जो मॉडर्न आपकी डेफिनेशंस हैं उसमें ये माना गया है कि लगान उत्पत्ति के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है। इसकी और हम जब इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, आधुनिक सिद्धांत, तो उसमें ये क्लियर आएगा कि टाइप्स ऑफ रेंट हैं, ये समझने बड़े आवश्यक हैं। लगान शब्द को हम 3 शब्दों में प्रयोग करते हैं विशेष तौर से। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान। आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग है जो भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है। कृषि से प्राप्त कुल आय में उत्पादन लागत, सामान्य लाभ को सम्मिलित करते हुए घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे हम आर्थिक लगान कहते हैं। अर्थात
कृषि में जो कुल आय प्राप्त हुई उसमें से कुल उत्पादन लागत घटा दो तो जो बचेगा वो आर्थिक लगान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक लगान उस अतिरिक्त लगान को कहते हैं जो उत्पादन के किसी भी साधन को जिसकी पूर्ति पूर्ण रोजगार नहीं होती प्राप्त होता है। ये आपका आर्थिक लगान हो गया है। आर्थिक लगान में अभी हमने कहा कि फैक्टर को प्रेजेंट ऑपरेशन में बनाए रखने के लिए जिसकी पूर्ति पूर्णतः रोजगार नहीं होती है उसको प्राप्त होता है। दूसरा हम बात करते हैं ग्रोस रेंट की। अभी इकोनॉमिक रेंट को समझने के लिए ग्रोस रेंट पढ़ना बहुत आवश्यक है। साधारण बोलचाल यदि हम की भाषा में देखें तो लगान का प्रयोग लगान कुल लगान से किया जाता है जो कोई किराएदार किसी भूमि अथवा मकान के उपयोग के बदले देता है। कुल लगान में भूमि के पुरस्कार के अतिरिक्त आर्थिक लगान के अतिरिक्त और चीजें सम्मिलित होती हैं। वो क्या क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। मतलब कुल लगान में आर्थिक लगान सम्मिलित होता है। आर्थिक लगान के अलावा कुल लगान में क्या क्या होते हैं वो देखते हैं कि भूमि के सुधार के लिए लगाई गई पूंजी पर ब्याज, भूमि के उचित प्रबंध करने का व्यय, भूमि द्वारा उठाई जाने वाली जोखिम का पुरस्कार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीन चीज जो हैं ये और मिलाई जाती हैं आर्थिक लगान में तो वह कुल लगान हो जाता है। भाई कुछ उसने पूंजी लगाई है, कोई भवन बना रखा है, ट्वेल लगा रखा है, या कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं, उपकरण हैं खेती करने के, या उसने जो भूस्वामी ने जो जोखिम उठाया है इन चीज़ों को इकट्ठा करने में उसका पुरस्कार है। यदि हम तीनों को आर्थिक लगान में सम्मिलित कर देते हैं तो एक कुल लगान हो जाता है। इस प्रकार सॉरी कुल लगान में हम आर्थिक लगान प्लस भूमि सुधार में लगाई गई पूंजी पर ब्याज प्लस प्रबंध करने का व्यय प्लस जोखिम का प्रतिफल, यदि ये तीनों चीजें जोड़ दें हम तो हमारा कुल लगान प्राप्त हो जाता है। अर्थात आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट, इसे हम परसंविदा या ठेके का लगान बोलते हैं। परसंविदा लगान वह है जो भूस्वामी और कृषक के बीच परस्पर समझौता, किसी बात को लेकर परस्पर एग्रीमेंट हो जाए। चूंकि ठेके के लगान का आधार पारस्परिक समझौता ही है, आपस में कुछ बात होती है, समझौता होता है कि साहब मैं इतने रुपए दूंगा या इतना अनाज दूंगा, तो जो आपस में तय होता है पारस्परिक समझौता होता है। इसलिए वह भूमि आर्थिक लगान के बराबर इससे कम या अधिक हो सकता है। जो ठेके का लगान है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट है, वह क्या आर्थिक लगान के बराबर भी हो सकता है, आर्थिक लगान से कम भी रह सकता है और आर्थिक लगान से अधिक भी हो सकता है। वास्तव में यह लगान भूस्वामियों और कृषकों के बीच प्रतियोगिता पर निर्भर करता है। भाई उनके बीच कैसी प्रतियोगिता? यदि जो कृषक है उनके लिए भूमि की मांग अधिक है तो लगान अधिक होगा। इसके विपरीत यदि भूमिपतियों में भूमि को लगान पर उठाने के लिए बहुत अधिक प्रतियोगिता है, अर्थात भूमि की पूर्ति अधिक हो रही है, जो भूमिपति हैं वो लगान पर या ठेके पर या कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट पर देने के लिए अधिक भूमि रखते हैं तो पूर्ति अधिक हो जाएगी और लगान कम होगा। कभी कभी कृषकों के बीच भूमि के लिए तीव्र प्रतियोगिता होने के कारण कुल लगान से भी अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति होती है कि खेत की स्थिति बहुत अच्छी है या कोई फसल पर्टिकुलर उस वहाँ पर अच्छी होती है, तो कभी कभी जो कुल लगान है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसको हम रेकरेंट या अत्यधिक लगान भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ठेके का लगान है या परसंविदा लगान का निर्धारण भूमिपति और कृषक के पारस्परिक समझौते के आधार पर होता है और ठेके के लगान की मात्रा भूमि की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। यह लगान के बराबर कम या आर्थिक लगान जो है उससे कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है। तो ये तीन टाइप है जिसमें आपका इकोनॉमिक रेंट, ग्रॉस रेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें स्कैरसिटी रेंट, इसमें उत्पत्ति के साधनों की जो कम इलास्टिक होते हैं या बेरोजगार होते हैं उनको हम स्कैरसिटी रेंट प्राप्त होता है। मतलब जिन सप्लाई फैक्टर की जो है उनकी पूर्ति बेरोजगार होती है,
बेरोजगार पूर्ति के कारण या उनकी कमी के कारण, साधनों की कमी के कारण जो रेंट प्राप्त होता है उसको हम स्टेटरी रेंट कहते हैं। वो पूर्ति इनइलास्टिक हो इलास्टिक हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल और सिचुएशन रेंट, इस रेफर ये फर्टिलिटी के आधार पर होता है या बाजार के नज़दीक सिचुएशन के आधार पर एक प्रकार की बचत प्राप्त होती है। अधिक फर्टाइल भूमि है तो उसको कम फर्टाइल भूमि की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होगी तो वो रेंट हो गया, एक सरप्लस प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं स्थिति में अंतर हो, सिचुएशन में अंतर हो। कोई बाजार के नज़दीक हो सकती है, कोई बाजार से 50 किलोमीटर हो सकती है, कोई बाजार के पास हो सकती है, गांव के पास हो सकती है, पक्की सड़क के पास हो सकती है। तो उनकी रेंट की सिचुएशन जो प्राप्त होती है उसे हम सिचुएशन रेंट कहते हैं। एक चीज़ होती है क्वासी रेंट, इसे हम आभास लगान भी बोलते हैं। ये मार्शल ने इसको प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि जो मेन मेड फैक्टर हैं, उत्पत्ति के साधन जो हैं, जिनकी सप्लाई अल्पकाल में इनइलास्टिक होती है, अल्पकाल में बेलोजदार होती है लेकिन दीर्घकाल में लोजदार हो जाती है, उनको अल्पकाल में एक लाभ प्राप्त होता है, उसे हम क्वासी रेंट या आभास लगन कहते हैं। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, टिप्पणी भी इस पर आ जाती है कभी कभी क्वासी रेंट पे। तो ये आगे यदि हम बात करें थ्योरीज ऑफ रेंट, अलग अलग बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया, इसी प्रकार से थ्योरी भी दी। लेकिन जो प्रमुख दो हम थ्योरी पढ़ते हैं, एक तो डेविड रिकार्डो ने रेंट की थ्योरी दी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। दो प्रकार से हम इस सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। यदि हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र में लगान का बहुत पुराना विचार है। सबसे पहले प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने इसका उपयोग किया था और लगान को ऐसा बचत माना था जो कृषि उत्पादन में प्रकृति की दया से उपलब्ध होती है। बाद में एडम स्मिथ ने भी लगान को एक सूर्य देन बताया। माल्थस ने एडम स्मिथ का समर्थन करते हुए लगान को प्रकृति की उदारता के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिसके लिए प्रकृति को कुछ पारितोषिक नहीं दिया जाता है। तो इसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसको डिफाइन किया था। जैसे कि हम बात करें, प्रकृतिवादियों के अनुसार यह बचत कृषि के में प्रकृति का मनुष्य के साथ कार्य करने के कारण, उसकी उदारता के कारण फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो ये, लेकिन रिकार्डो ने माना कि भूमि की ये उदारता के कारण नहीं बल्कि उसकी स्केर्सिटी के कारण उत्पन्न होता है। आगे हम रिकार्डो का सिद्धांत पूरा पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी जो है वो रिकार्डो का ही एक सिद्धांत का आप समर्थन करते हैं। क्लासिकल जो थ्योरी में हम रिकार्डो का सिद्धांत ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट। इसमें डेविड रिकार्डो ने जैसे कि इसको डिफाइन किया था कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में जो भाग भूमिपति को दिया जाता है उसे ही हम लगान कहते हैं और इसको हम प्योर रेंट कहते हैं। प्योर रेंट इसके कहा गया है। इसमें हम जो इंटरेस्ट है, कुल लगान वो सम्मिलित नहीं करते हैं। मतलब जो जिसकी अभी बात कर रहे थे, भूमि सुधार के लिए लगाई गई पूंजी है या भूमि पर उचित प्रबंध करने का व्यय है या भूस्वामी द्वारा उठाई जाने वाली जोखिम का पुरस्कार है, उनको सम्मिलित न करते हुए केवल आर्थिक लगान की बात करते हैं। इसमें प्योर रेंट की बात करते हैं। ये कुछ एजम्पशंस हैं जो रिकार्डन थ्योरी जिन पर आधारित है, इनको हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि रिकार्डो का सिद्धांत क्या कहता है। रिकार्डो सिद्धांत की फिर प्रमुख चीज़ें देखेंगे, प्रमुख बातें क्या क्या हैं। यदि हम
एजम्पशंस या मान्यताओं पर करें, सबसे पहले तो ये सिद्धांत दीर्घकालीन सिद्धांत है। दूसरा, ये सिद्धांत ये मान लेता है कि भूमि की पूर्ति जो है वो लिमिटेड है और ये लैंड जो है वो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा, यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है। तीसरा, ये मानता है कि कुछ गॉड की फर्टिलिटी जैसे है वो गॉड गिफ्टेड होती है, उसे ह्यूमन के एफर्ट्स के द्वारा नहीं बढ़ाया सकता है। इस रिकार्डो के सिद्धांत में यह भी माना गया है कि सीमांत भूमि की धारणा, सीमांत भूमि की धारणा या लगान रहित भूमि के विचार पर आधारित है। हम इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे जब सीमांत भूमि के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। फिलहाल जो सीमांत भूमि है अकॉर्डिंग टू रिकार्डन थ्योरी वो लगान रहित भूमि होती है। तो ये मान लिया गया है कि कुछ भूमि ऐसी भी होती है जो लगान रहित भूमि होती है और जिस पर हमारा लगान जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी मान लिया गया है कि भूमि पूर्ति की मात्रा और गुण की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोण से सीमित है। ये भी माना गया है कि लगान केवल भूमि पर उत्पन्न होता है और भूमि को छोड़कर उत्पत्ति के जो अन्य साधन हैं उन पर लगान प्राप्त नहीं होता है। जो जैसे कि डेफिनेशन में था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के कि जो प्रकृति प्रदत्त उपहार होते हैं, निःशुल्क उपहार होते हैं, उनसे ही लगान प्राप्त होता है। ये भी एक मान्यता है, एजम्पशंस है रिकार्डन थ्योरी की कि विभिन्न भूभागों में या विभिन्न भूमियों को उनकी उर्वरता के क्रम में जोता जाता है। अर्थात जहां सबसे अधिक, सबसे फर्टाइल भूमि है उस पर कृषि की जाती है, फिर धीरे धीरे निम्न श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है। सबसे पहले जो मोस्ट फर्टाइल भूमि है उस पर खेती की जाती है, उसके बाद में जब वो भूमि खत्म हो जाती है तो उससे निम्न श्रेणी की जो भूमि है उस पर खेती की जाती है। इस प्रकार से भूमि को उसके उर्वरता के क्रम में जोता जाता है, बोया जाता है। दूसरा, लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि की उर्वरता और स्थिति की भिन्नता। जैसे कि अभी हमने बात कर रहे थे कि बाजार के नजदीक है, पक्की सड़क के नजदीक है, ठीक है ना, तो ये लगान होने का उत्पन्न कारण है। एक सिद्धांत की मान्यता ये भी है कि कृषि पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और जनसंख्या में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये आपका जो परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता भी मानी गई है कि पूर्ण प्रतियोगिता होती है मार्केट में। तो ये आपकी कुछ एजम्पशंस हैं, डिफरेंट फर्टिलिटी लेवल्स है। जैसे अभी अब कहा कि मोस्ट फर्टाइल पहले वो होगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, कृषि पर जनसंख्या में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो मार्जिनल लैंड होती है। ये कुछ आपके रिकार्डन थ्योरी के एजम्पशंस थी, मान्यताएं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यदि इसमें हम रिकार्डन थ्योरी आज ही पढ़ते हैं तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसमें इतना ही। रिकार्डन थ्योरी के लिए हम दूसरी वीडियो अभी कंटिन्यूटी में डालेंगे, तो आप इसमें से ही अभी इतना ही पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिकार्डन थ्योरी को पूरा करेंगे। उसमें क्योंकि इसमें आपका गहन खेती में, विस्तृत खेती में स्थिति के आधार पर रिकार्डन सिद्धांत की प्रमुख क्या क्या बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं और रिकार्डन थ्योरी की आलोचना, तो यदि हम एक ही इसमें लेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसमें कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे फ़ोन कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ समझ में ना आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।